वेलकम बैक। हमने टरबाइन्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, टरबाइन बेसिकली हमारे दो टाइप की होती थी, ठीक है। एक होता है इम्पल्स और एक होता है रिएक्शन, जिसका मेन टाइप है, ठीक है। अब देखिए, पहले टरबाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो टरबाइन क्या है? एक ऐसी मशीन है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को वापस किस में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी में, जो लेटर एड ऑन किसी डिवाइस के हेल्प से किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दी जाती है, ठीक है। तो ये तो आपका टरबाइन था, ठीक। टरबाइन के टाइप्स आ गए, इम्पल्स और रिएक्शन, ठीक। इम्पल्स में क्यों कहा गया था? क्योंकि अगर आप पेल्टन टरबाइन का आपको याद हो तो एक इम्पल्स स्ट्राइक हो रहा था, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ बनाया भी हुआ है कि एक इम्पल्स जेट निकलता था जो ब्लेड से स्ट्राइक करता था, ठीक है। या फिर अगर आप वापस डायग्राम को देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ एक बार और, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा इम्पल्स इसीलिए कहा गया था कि जेट आया और एक इम्पैक्ट करता हुआ वेन से स्ट्राइक करेगा, जिस कारण से रोटेशन चालू हो गया रनर का, ठीक। यहाँ पे जेट फिक्स है, केवल ये रोटेट कर रहा है, ठीक। तो ये था आपका बेसिकली क्या, इम्पल्स टरबाइन, ठीक है, जिसे हम कहते थे पेल्टन टरबाइन, जिसका एक सब टाइप था, ठीक है, जिसे नाम दिया गया था, ठीक। अब देखिए, पेल्टन टरबाइन में केवल पावर का ही यूज़ होता था। कैसे? ये कह सकते हैं केवल केवल सिंपली प्रेशर का ही यूज़ होता था, क्योंकि जेट ने स्ट्राइक किया तो एक प्रेशर से स्ट्राइक करेगा, ठीक। तो अगर प्रेशर से वेन पे स्ट्राइक कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो आपका वेन का ये निकलेगा, या आप कह सकते हैं जेट निकलेगा, तो बहुत तेज़ी से स्ट्राइक करेगा और रनर को रोटेट कर देगा। तो वन एंड ओनली फोर्स यहाँ पे कौन सा है? प्रेशर, जो जेट को स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, या जेट को तेज़ी से मूव करा रहा है, जो जाके वेन से स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी काम कर रही है? सिंपली प्रेशर एनर्जी काम कर रही है, ठीक है, जो फ्लो को एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन अब हम जब बात करेंगे रेडियल और एक्सियल या फिर रिएक्शन टर्बाइंस की, तो इसमें क्या था? रिएक्शन, यानी एक फोर्स डेवलप होता रहेगा लगातार, उसी का रिएक्शन क्रिएट करेगा फ्लो को, ठीक है। इसीलिए कहा गया रिएक्शन टर्बाइन, यानी फोर्स के एक्शन द्वारा प्रोड्यूस रिएक्शन उस अंदर के एलिमेंट को रोटेट कराएगा और वर्क को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर रिएक्शन आ रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पावर प्लस हाइड्रोलिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी दोनों का यूज़ होगा, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन टरबाइन में हमने पढ़ा था कि दो टाइप की होती हैं। पहला था हमारे पास रेडियल, सेकंड था एक्सियल, ठीक। तो अगर रेडियल की बात करेंगे तो इनवर्ट था, इसको हम पढ़ चुके थे, जिसे हमने क्या नाम दिया था? फ्रांसिस टरबाइन। इनवर्ट टाइप की जो हमारी टरबाइन थी वो क्या थी? फ्रांसिस टरबाइन। क्यों? क्योंकि इसे जे.बी. फ्रांसिस ने खोजा था, ठीक है। आउटवर्ड इसका अपोजिट होता था, इसमें पानी बाहर से अंदर की तरफ आता था और एक्शन करने के बाद में निकल जाता था, ठीक है। आउटवर्ड में क्या होता था कि अंदर से पानी बाहर आता था और एक्शन क्रिएट करने के बाद में आउट में निकल जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सियल फ्लो टरबाइन आती है। एक्सियल फ्लो टरबाइन को एक्सियल फ्लो क्यों कहा गया? ठीक है, इसका एक रीज़न है, ठीक। अगर इसका रीज़न हम देखें तो क्या है कि सिंपली इसमें जो फ्लो होता है वो पैरेलल चलता है। अगर आप रेडियल की बात करें तो रेडियल का फ्लो क्या था? एक रोटेटरी मोड में था, यानी रोटेशन मोड में वर्क कर रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह, ठीक। लेकिन एक्सियल की बात करेंगे तो एक किसी एक्सिस पे, यानी कि इस तरह से, यानी इधर से पानी आएगा या हो सकता है इधर से पानी आए, ठीक है। बीच में आपकी मशीन लगी होगी जो रोटेशन या फिर मूवमेंट क्रिएट करेगी, ठीक है। तो यानी किसी फ्लो के एक्सिस पे इसका मूवमेंट होगा, इसलिए इसे एक्सियल फ्लो टरबाइन कहा गया। वो हमारे पास दो टाइप की होती हैं। पहला होता है प्रोपेलर, दूसरा होता है कैपलन। कैपलन और प्रोपेलर दोनों सेम होते हैं, ठीक है, कोई खास बदलाव नहीं होते हैं इनमें, ठीक है। बट प्रोपेलर में क्या होता है कि जो वेन्स होते हैं, वेन्स आर फिक्स्ड, ठीक है, यानी कि जो रनर का पार्ट है जो मेन रोटेशन करेगा वो वेन्स फिक्स रहेंगे उसमें, ठीक है। लेकिन कैपलन में क्या होगा कि कैपलन में आपके वेन्स एडजस्टेबल रहेंगे, ठीक। तो हम कह सकते हैं प्रोपेलर में वेन्स आपके 45 डिग्री एंगल से फिक्स रहेंगे, ये एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है, ठीक है। कैपलन में क्या होगा कि वेन्स एडजस्टेबल, यानी फ्लो के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक डिफरेंस। अब चलते हैं कैपलन टरबाइन के पास, ठीक। तो अगर आप डायग्राम देखें, मैंने आपके लिए पहले बस बना रखा है, ये है आपका कैपलन टरबाइन, ठीक। अब कैपलन टरबाइन में जो एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले आता है स्क्रोल केसिंग, ठीक है। स्क्रोल केसिंग अगेन एक केसिंग है जो क्या करती है? फ्लो को एक्सेलरेट करती है और प्रेशर को अच्छे तरीके से बनाए रखती है, ताकि फ्लो अच्छे से आपका क्या हो, अचीव हो सके, ठीक है। और दूसरी बात, सेफ्टी के लिए हम पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट, ये जो पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन, यही आपका होता है सिंपली टरबाइन का मेन एलिमेंट, ठीक है, कैपलन टरबाइन का। ये आपका शेफ्ट लगा हुआ है, ये आपका बॉस, इसे कहते हैं बॉस और हब, ठीक है। और ये आपकी वेन्स होती हैं जो रोटेट करती हैं साइड की, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं रनर, क्योंकि यही बेसिकली इस पूरे पोर्शन को कहा जाता है रनर ऑफ कैपलन टरबाइन।
कि ये पोर्शन पूरा पोर्शन मेन वर्क यही करता है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है अभी पढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आया, बॉब या फिर हब ऑफ द रनर, या कह सकते हैं रनर बेसिकली ऑफ कैप्लन टरबाइन, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद में हमारे पास थर्ड एलिमेंट आता है ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या है कि जो पानी यहाँ से स्ट्राइक करेगा उसको नीचे से निकाल देना, ठीक है, यानी एग्जिट करा देना फ्लो को, क्योंकि वाटर का तो हमें कोई खास काम होगा नहीं, एनर्जी के बनने के बाद में उसको कहीं से एग्जिट कराना होगा, तो ये एग्जिट कराने के लिए एक पाइप यूज़ की जाती है, जिसे कहते हैं ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। एक बेसिकली पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो ये थे आपके पार्ट्स। अब चलते हैं वर्क कैसे करता है। देखिए, तो सिंपली यहाँ से आपका एलिमेंट वाटर मूव करेगा, ठीक है। ये आपकी गाइड वेन्स लगी हुई हैं। गाइड वेन्स अगेन कौन सी वेन्स होती हैं, एक ऐसी वेन्स जो स्टेशनरी होती हैं, जो मूव नहीं करती हैं, ठीक है, और उनसे वाटर स्ट्राइक करने के बाद में क्या होता है, वाटर उनके एक डायरेक्शन में फ्लो कर देता है जहाँ उसको डायरेक्शन मिलता है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि गाइड वेन्स का काम क्या होता है, एक वाटर को डायरेक्शन देना, ठीक है। यहाँ भी लगा होगा, यहाँ भी लगा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, वाटर यहाँ से मूव करेगा, गाइड वेन्स पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो जो आपका इसके अराउंड डायरेक्शन में लगी वहाँ से फ्लो कर जाएगा, ठीक है। अगेन सेम काम यहाँ हो गया। तो हम देख सकते हैं कि वाटर यहाँ से आया ये, ठीक है, और 90 डिग्री से ये नीचे की तरफ मूव कर गया, स्ट्राइक करने के बाद में 90 डिग्री नीचे की तरफ ये फ्लो कर जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ से भी होगा। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे पावर प्लस एनर्जी दोनों का कॉन्सेप्ट आएगा। कैसे, पहले पानी का जेट आया जो स्ट्राइक किया गाइड वेन से, उसके बाद में एक डायरेक्शन मिल गई फ्लो को, ठीक। तो अगर फ्लो को डायरेक्शन मिल गई है तो हम कह सकते हैं कि सिंपल सी बात है कि क्या हो रहा है, अब उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा, यानी एक मूवेबल एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो मूव कब करेगा, जब एनर्जी आएगी, ठीक। अब चूंकि वाटर है तो कौन सी हाइड्रोलिक एनर्जी आएगी या काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है। तो यहाँ जो फोर्स होगा किससे होगा, प्रेशर प्लस हाइड्रोलिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के साथ से, ठीक है। और पहले पेल्टर में क्या हो रहा था, सिंपली प्रेशर की वजह से हो रहा था, ठीक है। तो वाटर यहाँ से एंटर हुआ, स्ट्राइक किया और नीचे तरफ निकल गया, ठीक है। अब जब ये नीचे की तरफ निकलेगा तो यहाँ पे वेन्स लगी हुई हैं आपकी, ठीक। वाटर वेन्स पे स्ट्राइक करेगा तो वेन आपकी क्या करेंगी, घूमने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी वेन है, यहाँ भी वेन है, ठीक है। तो वेन आपका क्या करेगा, मूव करना शुरू हो जाएगा। तो जब वेन मूव करेगा तो यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ पे रोटेशन होगा, ठीक। उस रोटेशन को शेफ्ट की सहायता से पीछे कहीं आप जनरेटर में कनेक्ट करके मैकेनिकल एनर्जी अचीव कर सकते हैं, ठीक है, यानी एनर्जी आप बना सकते हैं, ठीक। तो मैं एक बार और बता रहा हूँ कैसे होगा। वाटर स्ट्राइक करेगा गाइड वेन्स पे, नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, मूव करते हुए किससे टकराएगा, रनर, या फिर कह सकते हैं रनर ब्लेड से, जो मेन ब्लेड्स होती हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं रनर वेन से। अब इनसे स्ट्राइक करेगा तो ये वेन मूव करेंगी, इनके मूवमेंट करने से क्या होगा, एनर्जी का निर्माण होगा, ठीक। तो ये था आपका कैप्लन टरबाइन, होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने डिफरेंस लिख रखा है कि प्रोपेलर, ठीक है, या जो आपका ये प्रोपेलर है एक टाइप का, जो आपका पहला टाइप है किसका, एक्सियल रिएक्शन टरबाइन का, ठीक है। उसमें क्या होगा, वेन्स आर फिक्स्ड, ठीक है, यानी मूव नहीं करेंगी 45 एंगल से, ठीक। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, कैप्लन की, तो कैप्लन टरबाइन में क्या होगा, एडजस्टेबल वेन्स होगी, यानी पानी के हिसाब से अपने हिसाब से वेन एडजस्ट करेंगी, जैसे यानी ये जो वेन्स लगी हुई हैं ये वेन्स फिक्स नहीं होंगी, वाटर स्ट्राइक के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हुए फ्लो को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। ड्राफ्ट ट्यूब आपको मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ है कैप्लन टरबाइन की, ठीक है। तो कैप्लन टरबाइन की क्या क्वांटिटीज़ है, ये मैंने वर्क प्रिंसिपल लिख रखा है, ठीक है, नोट्स में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। फिर अब कुछ क्वांटिटीज़ हैं, अब डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कौन सी होगी, फ्लो वेलोसिटी होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अंदर से जो वेलोसिटी आ रही है कौन सी, फ्लो वेलोसिटी है, स्ट्राइक करने के बाद में आपका वर्टिकल कंपोनेंट हम पहले पढ़ चुके थे, ठीक है, वेलोसिटी ट्रायंगल में। इसके लिए वेलोसिटी ट्रायंगल सेम रहेगा सारी टरबाइन में जैसे होता था, ठीक है। अब टरबाइंस में हमने देखा था कि VW2 की वैल्यू 0 हो जा रही थी। क्यों 0 हो रही थी, क्योंकि टरबाइन के केस में जो आपका फाई और बीटा की वैल्यू आ रही थी वो कितनी 90 के अराउंड आ जाती थी। आपने डायग्राम में देखा था वेलोसिटी ट्रायंगल में। अगर आपको नहीं याद हो तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा था टरबाइंस में, उसमें क्या था कि फाई और बीटा मैक्सिमम 90 पे अचीव कर रहा था, ठीक है। तो जब 90 की वैल्यू आ गई तो VW2 क्या होता है, बेसिकली आपका कॉस का एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस, ठीक, और कॉस 90 के बराबर आएगा क्योंकि मैक्सिमम एंगल 90 आएगा। तो अगर कॉस 90 आ रहा है तो 90 क्या होता है, 0, कॉस 90। तो यहाँ पे VW2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा वैल्यू बचेगा, केवल फ्लो वेलोसिटी का, ठीक, जिसको अगर हम इंटू कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, π/4 d आउटर माइनस dB, यानी डाया ऑफ आउटर रनर माइनस डाया ऑफ इनर रनर या डाया ऑफ बॉस, ठीक। यानी कि डायग्राम में अगर आप देखें तो आउटर डाया वेन्स का और इनर डाया बॉब का,
ठीक है, यही एरिया को प्रोवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपका एरिया हो जाएगा, ये क्वांटिटी इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये वेलोसिटी हो जाएगी। तो डिस्चार्ज हमारा क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, आपसे डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक। जहाँ पे डी ओ क्या है, आउटर डायमीटर ऑफ रनर, डी बी क्या है, डायमीटर ऑफ हब या बॉस, ठीक है, यानी वो मेन सेक्शन जो ब्लेड को रोटेट कराने के लिए हेल्प देता है, ठीक है। Vf1 फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट, ठीक। U1 U2 बराबर होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका फ्लो देखिए दोनों तरफ से एक ही जैसा आ रहा है और जितना स्पीड से यहाँ आएगा उतनी स्पीड से नीचे भी जाएगा, हमने इम्पैक्ट ऑफ जेट्स में भी पढ़ा था, ठीक है। तो U1 U2 इक्वल टू पाई डी एन बाई 60 हो जाएगा, ठीक है। और Vf1 और Vf2 की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी, जाहिर सी बात है, अगर फ्लो वेलोसिटी एक वेलोसिटी आ रही है और इक्वल जाते टाइम तो फ्लो भी इक्वल रहेगा, ठीक है। Vf1 इक्वल टू Vf2, और ये हम हर वेलोसिटी ट्रायंगल में ऑलरेडी पहले पढ़ते भी आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसका एक कॉन्सेप्ट और भी है कि इनलेट में जितना फ्लो आता है उतना ही बाहर से भी निकलता है थ्योरेटिकली, ठीक है। तो इसलिए भी आपका Vf1 इक्वल टू Vf2 आएगा, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा फ्लो, ये हो गया हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी या पेरिफेरल वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है। ये हो गई डिस्चार्ज की वैल्यू कैपिटल टरबाइन में। नेक्स्ट हमारे पास आता है एरिया फ्लो। तो सिंपली एरिया फ्लो क्या होगा, आउटर डायमीटर में से इनर डायमीटर को माइनस कर दीजिए, ठीक है, और उसका एरिया सरफेस निकाल लीजिए, वही आपका एरिया फ्लो होगा। तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी ओ स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, ठीक है। अब वर्क डन की बात करते हैं। तो सिंपली वर्क डन क्या बनेगा, रो ए वी वन इंटू वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू यू टू, प्लस माइनस इसलिए क्योंकि ये डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। अगर थीटा आपका निगेटिव है, ठीक, तो क्या चीज़ हो जाएगा आपका, वो निगेटिव माइनस में आ जाएगा। अगर आपका थीटा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है, ठीक, या हम कह सकते हैं एक एक्यूट एंगल में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपली एक पॉजिटिव वैल्यू दिखेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए वही चीज़ मैंने लिखी कि वेलोसिटी ट्रायंगल में क्या होगा कि आउटलेट और इनलेट में जो वेलोसिटी होंगी सेम होंगी और ट्रायंगल भी सेम बनेगा, ठीक है। अल्फा 2 की वैल्यू यानी आउटलेट का जो एंगल होगा वो 90 हो जाएगा, तो इसका VW2 0 हो जाएगा, ठीक है। मैंने फिर से आपको बता दिया, पहले बताया हुआ है। तो यहाँ VW2 रखेंगे 0, तो हमारे पास क्या बचेगा, रो ए वी वन इंटू VW1U1, यही हमारे पास वर्क डन पर सेकंड की वैल्यू बचेगी, ठीक। तो हम कह सकते हैं वर्क डन पर सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो A1 VW1 इंटू U1, क्योंकि ये चीज़ हमारी 0 हो जाएगी VW2 के कारण, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हम निकालें कि यूनिट वर्क डन, तो यूनिट वर्क डन क्या होता है, वर्क डन पर सेकंड अपॉन वेट। वेट क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू ग्रेविटी। तो मास हमने निकाला हुआ है कि मास पर सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, रो ए वी वन, इसका डेरिवेशन हम पहले कई बार कर चुके हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन में, तो ये चीज़ कट जाएगी, क्या बचेगा, VW1U1 अपॉन जी। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इसकी क्या होगी, सिंपली वर्क डन पर सेकंड अपॉन हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है रो जी क्यू एच, ठीक है। वर्क डन पर सेकंड की वैल्यू क्या थी, VW1U1 इंटू रो ए वी वन, ये देखिए हमने निकाला था, ठीक है, अपॉन रो जी एच क्यू। अब क्यू बेसिकली अगर देखा जाए तो क्यू की वैल्यू क्या है, रो ए वी वन ही है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तो कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, VW1U1 अपॉन जी एच। तो ये हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है। नेक्स्ट फ्लो रेशो VF1 अपॉन √2 GH, ठीक है। स्पीड रेशियो U1 अपॉन √2 GH, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड का मतलब होता है कि यूनिट पावर प्रोड्यूस करना, यानी टरबाइन की वो क्षमता, ठीक है, जिस पे वो यूनिट पावर को प्रोड्यूस करेगा। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि एक ऐसा पावर, ठीक है, या यूनिट हॉर्स पावर जो कि यूनिट डिस्चार्ज को यूनिट स्पीड के अराउंड कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, जिसे कहा गया स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन, ठीक है। जिस स्पीड जो यूनिट स्पीड में कन्वर्जन हो रहा है पावर का, ठीक है, उसी को कहा गया हमने स्पेसिफिक स्पीड, ठीक। जिसका फॉर्मूला N/P/Q की पावर 5/4। NS स्पेसिफिक स्पीड, P आपका पावर डेवलप बाई शाफ्ट है, ठीक है, Q आपका क्या है, डिस्चार्ज थ्रू पाइप, ठीक है। यानी यूनिट पावर डेवलप करने के लिए जो स्पीड अचीव हो रही है आपके टरबाइन में, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिमिलरिटी लॉस। सिमिलरिटी लॉ बेसिकली कुछ नहीं, एक कंपैरिजन है, ठीक है। तो देखिए अगर सिमिलरिटी लॉ की अगर हम बात करें सिंपली, ठीक है, तो अगर हम सिमिलरिटी लॉ की बात करते हैं, सिमिलरिटी लॉ, तो सिमिलरिटी लॉ बेसिकली कुछ नहीं होता है कि हमारे पास दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है थ्योरेटिकल एलिमेंट, एक होता है एक्चुअल एलिमेंट, ठीक है। थ्योरेटिकल एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, मॉडल, ठीक है, और एक्चुअल का क्या कहते हैं, रियलिस्टिक मशीन, ठीक है। तो जब भी हम कोई मशीन बनाते हैं तो पहले उसका मॉडल तैयार करते हैं। तो मॉडल के अराउंड जो वैल्यूज़ ली जाती है उसे थ्योरेटिकल वैल्यू कहा जाता है कि वो हमें मिलनी चाहिए, एक्चुअल में वेरी करती हैं, ठीक है। तो उन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं सिमिलरिटी लॉ,
कि कंपेरिजन के बाद में क्या इफेक्टिव रेट हमें मिला है, जो हम मान के चल रहे थे वो हमें मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं सिमिलरिटी लॉ, ठीक। अब देखिए टरबाइन के केस में सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करेंगे वो होगा हमारा हेड कोएफिशिएंट, ठीक है, हेड कोएफिशिएंट CH। क्यों? क्योंकि हेड हम थ्योरेटिकली मानते कुछ और है कि हमें इतना मिलना चाहिए, लेकिन मिलता हमें एग्जैक्ट नहीं है, कुछ और ही मिलता है, ठीक है। तो उसको कंपेयर करने के लिए फैक्टर होगा, ठीक है, तो उस फैक्टर को यहाँ निकाला जाएगा, वही सिमिलरिटी लॉ के अंडर में एक्सेस करेगा यहाँ, ठीक। तो देखिए अगर आप इसको निकालेंगे तो सिंपली अगर मैं कहूँ टेंजेंशियल वेलोसिटी यू की, तो यू किससे देते हैं हम, पाई dn/60, जो कि बराबर होता है KU/√2GH। KU बेसिकली कन्वेंस है, जो हमने यूनिट 1 यूनिट 2 में पढ़ा था। कन्वेंस क्या होता है, वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो जिसको हम लेके चलते हैं कि हमें एग्जैक्ट वेलोसिटी तो सेम मिलती नहीं है, तो कुछ कंपोनेंट जो वेरी करते हैं उसका एक कंपोनेंट कहते हैं, एक तरह से ये आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ठीक है। तो √2GH के इक्वल कर लिया हमने इसको, ठीक। अब देखिए यहाँ से अगर n निकाले तो n क्या हो जाएगा, 60 यहाँ चला जाएगा, KU/√2GH अपॉन पाई इंटू डी, सिंपली रीअरेंज कर लिया है। तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं n जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो पहली चीज़ तो √h के, क्योंकि बाकी चीज़ तो कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है, √h के और d के, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पे जो लिखे हैं सब कांस्टेंट हैं। तो n इज़ प्रोपोर्शनल टू √h अपॉन d, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अगर आप एक इसको कैलकुलेट करें, कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या होता है, अगर प्रोपोर्शन हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि h, ठीक है, या फिर √h इज़ इक्वल्स टू n इंटू डी, ये हम बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो अगर आप √h को हटाते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, h इक्वल टू n की पावर 2 d की पावर 2, ये स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, ठीक है। और अगर आप इसको डिवाइड कर दीजिए h अपॉन n स्क्वायर डी स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1, और 1 बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं h अपॉन √n स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक। तो यही जो आपका कोफिशिएंट है इसे कहा जाता है हेड कोफिशिएंट, ठीक है, या CH। यानी अगर आप एक्चुअल हेड में जो आपको प्रोवाइडेड है CH को इंटू कर दें तो हमें थ्योरेटिकल हेड मिल जाएगा, ठीक। या बेसिकली हम कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालने के लिए जो हमें एक्चुअल यानी जो डिस्चार्ज हमें मिलना चाहिए, यदि वो निकालना है तो एक्चुअल डिस्चार्ज में या एक्चुअल हेड में आप ये CH की वैल्यू को इंटू कर दीजिए, तो आपको एक्चुअल चीज़ मिल जाएगी, जो थ्योरेटिकल होनी चाहिए थी वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला हमारे पास आता है फ्लो कोफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लो कोफिशिएंट। सिंपली जिस तरह हमने हेड को निकाला कि एक्चुअल हेड को निकालने के लिए हमारे पास क्या कोफिशिएंट होना चाहिए, कि अगर हमारे पास एक्चुअल हेड दिया है और हमको थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने के पहले कितनी रही होगी या कितनी होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे CH से इंटू कर देंगे उसको। इसी तरह फ्लो है कोफिशिएंट निकालेंगे, ठीक, कि अगर फ्लो निकाल रहे हैं या डिस्चार्ज निकाल रहे हैं तो सेम वही चीज़ें, थ्योरेटिकल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए या कौन सा फैक्टर एक्चुअल करना चाहिए, जो दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दें, ठीक है, थ्योरेटिकल और एक्चुअल को, ठीक। तो इसे हम डिनोट करते हैं CQ से। अब फ्लो है, चूँकि डिस्चार्ज की बात हो रही है तो Q लगाएंगे, ठीक। अब देखिए सिंपली हम जानते हैं डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू फ्लो वेलोसिटी, क्योंकि हम टरबाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एरिया क्या होता है, सिंपली अगर आप देखें तो एरिया का फॉर्मूला होता है πd²/4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डिस्चार्ज आपका किसके प्रोपोर्शनल है, डी स्क्वायर, ठीक है। एंड अगर फ्लो वेलोसिटी की बात करें तो फ्लो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वेलोसिटी का सिंपल जो मीन वेलोसिटी फॉर्मूला है हम पढ़ते हैं फ्लूइड में भी, √2GH, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते हैं, एक फैक्टर लगा देते हैं KF, ठीक है, फ्लो का कांस्टेंट, तो 2GH, ठीक, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो मिलेगी नहीं इसलिए लगाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि VF किसके प्रोपोर्शनल है, √H के। देखिए VF √H के प्रोपोर्शनल, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। आगे इसको अगर हम करेंगे, ठीक, तो अगर डिस्चार्ज को कंबाइंड किया जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि डिस्चार्ज इज बोथ कंबाइंड प्रोपोर्शनल ऑफ D² एंड √H। क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया किसके प्रोपोर्शनल, D², ठीक है,
और वी एफ किसके प्रोपोर्शनल, अंडर रूट एच के। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि हमारा डिस्चार्ज जो होगा, ये सॉरी यहाँ पे एरिया था, ठीक है, डिस्चार्ज जो होगा हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा, डी स्क्वायर इंटू अंडर रूट एच। यहाँ कन्फ्यूजन मत होगा, एरिया था, क्योंकि एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4 है, तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर के स्क्वायर के। ठीक, तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि क्यू किसके प्रोपोर्शनल होगा, डी स्क्वायर इंटू अंडर रूट एच के। क्यों, एरिया इंटू वेलोसिटी है, तो एरिया का प्रोपोर्शनल टी है, वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल टी है, दोनों इंटू में है, तो हमने यहाँ पे दोनों को एक साथ रख लिया। ठीक, अब अगर आप देखें इस इक्वेशन से, सी एच वाली इक्वेशन से, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम अंडर रूट एच की वैल्यू निकालें, ठीक है, देखिएगा, अगर इस सी एच वाली वैल्यू से हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सी एच जो हमारा है, ठीक है, उस इक्वेशन में एन डी की वैल्यू अंडर रूट एच के प्रोपोर्शनल है। अगर आप देखें एन डी इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच, यहाँ पे देखिए। ठीक, तो एन डी अगर आपका अंडर रूट एच के प्रोपोर्शनल है तो सिंपल यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, तो अगर हम एन डी है इसके प्रोपोर्शनल, तो एच के किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एन डी क्यूब के। ठीक है, स्क्वायर रूट हटाने के, तो हम कह सकते हैं डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, और अंडर रूट किसके उसमें आ रहा था, सिंपली एन इंटू डी के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एन डी क्यूब के। ठीक, डी स्क्वायर, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और डी स्क्वायर और डी की पावर 1 एन डी क्यूब के। ठीक है, अब इसी में अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एन डी क्यूब इक्वल्स टू 1। ठीक, अब अगेन कांस्टेंट हो गया, तो कंपेरिजन हमारा एलिमेंट कौन सा आया, ये वाला, तो हम कह सकते हैं ये चीज़ क्या है हमारी, सी क्यू, यानी डिस्चार्ज का कोफिशिएंट, क्यू अपॉन एन डी क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लो कोफिशिएंट। ठीक, नेक्स्ट पावर कोफिशिएंट। ठीक, अगेन पावर कोफिशिएंट निकालेंगे तो पावर का फॉर्मूला होता है ओवरऑल एफिशिएंसी इनटू रो जी एच। ठीक है, गामा जी एच डेंसिटी। ठीक है, रो क्यू एच होता है, सॉरी। ठीक, तो अगर हम बात करें पी की, तो पी प्रोपोर्शनल किसके है, सिंपली क्यू इंटू एच के, कि ये तो आपका डेंसिटी कॉमन ही रहेगी लिक्विड की। ठीक है, जिस लिक्विड को आप यूज़ करेंगे, तो ये कह सकते हैं पावर हमारा डिस्चार्ज और किसके हेड के कांस्टेंट आएगा या प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं बट पुरानी इक्वेशन से कि डिस्चार्ज हमारा किसके आया था, एन डी क्यूब के। देखिए यहाँ पे जो हमने पहले निकाला था, डिस्चार्ज एन डी क्यूब के उसमें था प्रोपोर्शनल। ठीक, ये हमारा एन डी क्यूब के आ गया। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं एच एन स्क्वायर टी स्क्वायर से, ये हमारा फ्रॉम किससे आया, सी एच हेड वाले इक्वेशन से, हम पहले भी निकाल चुके थे जब इसमें यूज़ किया था हमने। ठीक है, तो अगर इन सबका आप कंबाइंड यूज़ करेंगे तो पी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एन क्यूब डी की पावर 5। ठीक है, एन क्यूब डी की पावर 5 के, तो हम कह सकते हैं पी अपॉन एन क्यूब डी की पावर 5 इक्वल्स टू 1। ठीक है, और कांस्टेंट। ठीक, तो ये जो आपका फैक्टर है ये किसको डिनोट कर रहा है, पावर कोफिशिएंट को या सी बी। ठीक है, ये थे हमारे कोफिशिएंट्स। ठीक, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट क्वांटिटीज़। ठीक है, तो यूनिट क्वांटिटीज़ बेसिकली क्या है कि अगर हम यूनिट डिस्चार्ज टरबाइन में यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस करें, ठीक है, जिसके लिए यूनिट डिस्चार्ज का उपयोग करें, यूनिट स्पीड का उपयोग करें, ठीक है, या स्पेसिफिक स्पीड का उपयोग करें, तो हमारे पास कुछ बेसिकली यूनिट क्वांटिटीज़ आती हैं। ठीक है, जिसे हमें यहाँ पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिज़ाइन को करने के लिए। तो उसमें 3 पार्ट क्या होता है, पहला होता है आपका यूनिट स्पीड, जिसे डिनोट करते हैं एन यू से। ठीक, ये सिंपली होता है रेशो ऑफ नॉर्मल स्पीड टू यूनिट हेड। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड हमारे पास आता है यूनिट डिस्चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है डिस्चार्ज पर यूनिट हेड। ठीक है, थर्ड यूनिट पावर, जिसे हम दिखाते हैं पी यू से, इसकी वैल्यू सेम होती है पावर अपॉन यूनिट हेड। ठीक है, तो ये थे हमारी यूनिट क्वांटिटीज़। यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट यूनिट 5 कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके पास लास्ट एक टॉपिक बचा है ड्राफ्ट ट्यूब, जो हमने अभी कपलिंग टरबाइन में देखा, और साथ ही साथ कैविटेशन। ठीक है, फिर आपका यूनिट खत्म हो जाएगा। थैंक यू।